नमस्कार। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयार आज के इस वीडियो व्याख्यान, जिसका मुख्य शीर्षक संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत या ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत है, में स्नातक प्रथम वर्ष के समस्त छात्र छात्राओं का मैं डॉक्टर अमरजीत कुमार सिंह, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे इस टॉपिक का विश्लेषण इस स्लाइड में दर्शाए गए 6 सब टॉपिक्स में विभक्त होगा। आज के इस मॉड्यूल के अध्ययन से एवं आगामी स्लाइड्स में इसके विश्लेषण से आप संप्रभुता के अद्वैतवादी अथवा ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी अवधारणा को समझने में सक्षम होंगे। संप्रभुता की ऑस्टिन द्वारा दी गई परिभाषा को समझने में आप सक्षम होंगे। ऑस्टिन के संप्रभुता की अवधारणा की विभिन्न महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझ सकेंगे। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की जाने वाली आलोचनाओं के विभिन्न आधारों को समझ सकेंगे और साथ ही आप ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के आधुनिक समय में महत्व को समझ सकेंगे। संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत की चर्चा हम आगे बढ़ाएं, इसके पहले मैं चाहता हूं कि पिछले वीडियो व्याख्यान में आपने जो पढ़ा है उसका एक रिकैप कर लें, उसका स्मरण कर लें, ताकि आने वाले स्लाइड्स में जो हम अपने विषय पर चर्चा बढ़ाएंगे, विश्लेषण करेंगे, उसको समझने में आसानी होगी। पिछले वीडियो व्याख्यान का शीर्षक था संप्रभुता, अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके विभिन्न आयाम, संप्रभुता के विभिन्न प्रकार, उसकी विशेषताएं, जिन्हें आप अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे, आपको स्मरण भी होगा। साथ ही आपने ये जान लिया है कि राज्य के सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक तत्व को संप्रभुता कहते हैं, जिसके अभाव में किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। चलिए, अभी तक की संक्षिप्त चर्चा से यह स्पष्ट हो चुका होगा कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। वास्तव में किसी भी भौगोलिक क्षेत्र या जन समुदाय पर सत्ता या प्रभुत्व के संपूर्ण एवं अनन्य अधिकार को ही संप्रभुता कहा जाता है। संप्रभुता राजनीति विज्ञान की धारणाओं और मान्यताओं में सबसे बहुचर्चित, विवादास्पद एवं महत्वपूर्ण अवधारणा है। आज तक संप्रभुता के विषय में जितने भी विचारकों ने विचार दिए हैं, उन सब पर गौर करने के बाद संप्रभुता के 2 सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। एक सिद्धांत जो सबसे बहुचर्चित सिद्धांत है, जो 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ और जो पूर्णता को प्राप्त किया ऑस्टिन में आके, इसको हम अद्वैतवादी सिद्धांत संप्रभुता का कहते हैं। और दूसरा जो आधुनिक काल की देन है, उसे हम संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत के रूप में जानते हैं। आइए आज हम अपने मुख्य विषय संप्रभुता के अद्वैतवादी या ऑस्टिनवादी सिद्धांत की चर्चा प्रारंभ करें। संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे एकलवादी सिद्धांत, परंपरावादी सिद्धांत, अनन्यवादी सिद्धांत, राज्य पूजा का सिद्धांत, ऑस्टिनवादी सिद्धांत, संप्रभुता का विधिक सिद्धांत आदि। इन सब में सबसे जो प्रसिद्ध नाम है वो है संप्रभुता का अद्वैतवादी या एकलवादी सिद्धांत। संप्रभुता के अद्वैतवादी या एकलवादी सिद्धांत के लिए अंग्रेजी के मोनिज्म शब्द का प्रयोग होता है और यह मोनिज्म शब्द यूनानी भाषा के मोनोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है एक, अकेला, अद्वितीय आदि। अर्थात शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो अद्वैतवाद या एकलवाद वह सिद्धांत है जो केवल एक ही सर्वशक्तिमान सत्ता के अस्तित्व में विश्वास करता है, जिसकी शक्ति अखंडित है
अविभाज्य होती है। दूसरे शब्दों में, संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत राज्य की प्रभुसत्ता को अनन्य, स्थायी, अदेय, अविभाज्य तथा निरंकुश मानता है। इसे परंपरावादी सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है और धीरे धीरे यही सिद्धांत विकसित होते हुए ऑस्टिन के सिद्धांत में जाके उसने अपने पूर्णता को प्राप्त किया। इसे अनन्यवादी सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि इसके अनुसार संप्रभुता के समान राज्य में कोई अन्य शक्ति नहीं है, यह अकेली शक्ति है, अर्थात संप्रभुता सर्वोच्च है। इसे राज्य पूजा सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि यह सिद्धांत राज्य का महिमा मंडन करती है और कहती है कि सभी कुछ राज्य में है, राज्य के बाहर या राज्य के विपरीत कुछ नहीं, अर्थात ऑल विद इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट। यह राज्य के महिमा मंडन करने के कारण इसे हम राज्य पूजा सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से अंत में हम आए कि इसको ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत क्यों कहते हैं। कारण यह है कि यह संप्रभुता का जो एकलवादी सिद्धांत है, जिसकी शुरुआत 16वीं सदी में बोधा के द्वारा की गई थी और इसमें धीरे धीरे बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार से इसको परिष्कृत किया, इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। परंतु ऑस्टिन में आके यह सिद्धांत पूरी तरीके से मौलिक रूप में व्यवस्थित तरीके से हम सबके सामने आया और यह सिद्धांत अपने चरम पर पहुंच गया। शायद यही कारण है कि जॉन ऑस्टिन को आधुनिक काल में संप्रभुता का सबसे बड़ा व्याख्याता और हिमायती कहा जाता है। उन्होंने न्यायिक दृष्टि से संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की। संप्रभुता संबंधी उनकी व्याख्या में एक वैज्ञानिक स्पष्टता दिखाई देती है, एक पूर्णता है, एक प्रभाव है। इस प्रकार संप्रभुता की जिस अद्वैतवादी अवधारणा की कल्पना बोधा, ग्रोसियस, हॉब्स, लॉक तथा बेंथम आदि ने की थी, उसे क्रमबद्ध रूप देकर राजनीति विज्ञान और न्याय शास्त्र की केंद्रीय अवधारणा बनाने का श्रेय जॉन ऑस्टिन को ही जाता है। अतः स्पष्ट है कि आधुनिक युग में संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत, जिसको हम मोनिस्टिक थियरी के रूप में भी जानते हैं, की व्याख्या करने वाले विचारकों में जॉन ऑस्टिन का नाम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। वह इन सभी विचारकों में अग्रणी विचारक के रूप में माना जाता है। आइए हम जॉन ऑस्टिन का संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त कर लें। जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड के जाने माने विधि शास्त्री और विधिवेता थे। जॉन ऑस्टिन का जन्म इंग्लैंड के इप्सविच नामक स्थान में 3 मार्च 1790 ईस्वी को हुआ था। जब आप 17 वर्ष के थे, अर्थात 1807 में आपने सेना को ज्वाइन किया। लगभग आप 5 वर्ष तक सेना में अपनी सेवा आपने दी और लेफ्टिनेंट के पद से आप रिटायर हुए। 1818 में बैरिस्ट्री की पढ़ाई आपने पास की और उसके बाद आपने वकालत प्रारंभ कर दिया, परंतु वकालत में ज्यादा समय तक आपका मन नहीं लगा और आपको वकालत का पेशा भी छोड़ना पड़ा। इसी दौरान 1819 में सारा टेलर नामक एक विदुषी महिला से आपका विवाह हुआ। सारा टेलर इंग्लैंड की जाने मानी विद्वान महिला थी और सारा टेलर का संपर्क उस समय के इंग्लैंड के जाने माने फिलोसोफर्स, राजनीतिक दार्शनिक और चिंतकों से था, जिसमें बेंथम, जेम्स मिल, जेस मिल का नाम शुमार होता है। और सारा टेलर के कारण ही ऑस्टिन का परिचय बेंथम और अन्य विद्वानों से हुआ और 1826 में आपकी विद्वता को देखते हुए, आपकी काबिलियत को देखते हुए बेंथम की पैरवी पर ही लंदन विश्वविद्यालय में ऑस्टिन विधि शास्त्र के प्रोफेसर बने। 1832 तक आपने वहां के छात्रों को विधि शास्त्र पढ़ाया और इस दौरान 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई। पहली पुस्तक प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, दूसरी पुस्तक ए प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन
और तीसरी किंतु सबसे महत्वपूर्ण और बहुचर्चित पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस 1832 में प्रकाशित हुई थी और जिसका एक दूसरा भी नाम था जिसको वैकल्पिक नाम के रूप में हम जानते हैं, और यह है द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ऑस्टिन ने अपनी संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की व्याख्या अपनी इसी प्रसिद्ध पुस्तक लेक्चर्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में की है। संप्रभुता के कानूनी तथा अद्वैतवादी रूप की इतनी स्पष्ट और शक्तिशाली व्याख्या पहले कभी किसी ने नहीं की थी। यही कारण है कि संप्रभुता की अधिकतर परिभाषाओं का आधार आज भी ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत ही है, जो राज्य को सर्वसत्ताधारी और सर्वशक्तिमान मानता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ऑस्टिन हॉब्स और बेंथम के विचारों से अत्यधिक प्रभावित था। ऑस्टिन का उद्देश्य भी कानून और परंपरा के मध्य अंतर करना था। न केवल अंतर करना था बल्कि परंपरा पर कानून की श्रेष्ठता भी स्थापित करना था। ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी धारणा की पृष्ठभूमि में उसका प्राकृतिक कानून संबंधी विचार ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कानून के संबंध में उनका स्पष्ट विचार था कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, अर्थात लॉ इज ए कमांड गिवन बाय सुपीरियर टू इंफीरियर। इसी विचार के आधार पर ऑस्टिन ने अपने कानून संबंधी धारणा को परिभाषित करते हुए यह कहा है कि कानून नियमों का समुच्चय है जो उनके द्वारा स्थापित किए जाते हैं जो राजनीतिक रूप से श्रेष्ठ हैं या एक संप्रभु के रूप में राजनीतिक रूप से प्रजा के लिए स्थापित किए जाते हैं। इनके कानून संबंधी इसी विचार से यह स्पष्ट होता है कि वह सर्वोच्च व्यक्ति जिसके आदेशों का पालन राज्य के अन्य सभी लोग करते हैं, राज्य में उसे प्रभु कहा जाता है तथा उसकी सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता कहलाती है। ऑस्टिन ने अपने कानून संबंधी धारणा के आधार पर ही अपनी संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन एवं विश्लेषण किया है। ऑस्टिन ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस जो 1832 में प्रकाशित हुई थी में संप्रभुता की परिभाषा देते हुए लिखा है कि अगर कोई निश्चित मानव प्रधान जो ऐसे ही किसी दूसरे प्रधान की आज्ञा पालन करने का अभ्यासी नहीं हो तथा जिसकी आज्ञा का पालन समाज के अधिकांश लोग आदतवश करते हों, तो उस निश्चित प्रधान को उस समाज में संप्रभु और वह समाज संप्रभु सहित एक राजनीतिक व स्वाधीन समाज होगा। If a determinate human superior, not in a habit of obedience to a like superior, receives the habitual obedience from the bulk of a given society, that human superior is sovereign in that society, and the society, including the superior, is political and independent. ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी एवं उनके कानून संबंधी विचार और उनकी परिभाषाओं के विश्लेषण के उपरांत ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की 7 महत्वपूर्ण विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है संप्रभुता स्वतंत्र राजनीतिक समाज का एक आवश्यक गुण है। ऑस्टिन ने स्पष्टतः कहा है कि संप्रभुता वह शक्ति है जो किसी भी राज्य या स्वतंत्र राजनीतिक समाज का एक आवश्यक गुण है, अर्थात संप्रभुता के अभाव में राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सर हेनरी मैन, जो एक समय संप्रभुता के सबसे बड़े आलोचक भी कहे जाते हैं, उन्होंने ऑस्टिन के इस विचार की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु का होना किसी भी राजनीतिक समाज में उतना ही आवश्यक है जैसे पदार्थ पिंड में आकर्षण केंद्र का होना। तो यह स्पष्ट है कि किसी भी
समाज के लिए राजनीतिक अगर होना है, राजनीतिक समाज के रूप में परिभाषित होना है, तो उसमें संप्रभु शक्ति का होना बहुत ही आवश्यक है। और संप्रभु शक्ति कैसी? तो जैसा कि ऑस्टिन ने अपनी परिभाषा में बताया है कि पूर्णतः अमर्यादित, जो किसी की भी आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य न हो। तो ये पहली महत्वपूर्ण उनकी विशेषता आपने देखा, स्वतंत्र राजनीतिक समाज का एक आवश्यक गुण। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि संप्रभुता एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में निवास करती है। ये हम जब संप्रभुता की परिभाषा आपको बता रहे थे, जो ऑस्टिन ने उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक में लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में दिया था, तो उसमें भी हम इन बातों को की चर्चा आपसे की थी। यहाँ शायद वो रिपीट हो जाए, फिर भी हमारा जानना जरूरी है कि ऑस्टिन ने यह स्पष्टता कहा है कि संप्रभुता एक निश्चित मानव प्रधान ही होता है। यह प्रधान एक व्यक्ति भी हो सकता है या व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति देख सके तथा स्पष्ट हो सके कि राज्य विशेष में संप्रभु कौन है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाता है कि ऑस्टिन ने ये बात स्पष्टता कहा है कि संप्रभुता न तो जनता में, न निर्वाचकों में, न संविधान में, न जनमत में, या न तो सामान्य इच्छा जैसी किसी भी चीज में निवास करती है। अगर संप्रभुता कहीं हो सकती है तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि संप्रभुता एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में ही निवास करता है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता, जनता संप्रभु की आज्ञा का पालन आदतन करता है। यह भी बात स्पष्ट है कि जनता जो उसका निश्चित मानव श्रेष्ठ है, वो जो भी आदेश देता है वही आदेश उनके लिए कानून होता है, और जनता के लिए निश्चित मानव श्रेष्ठ के द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश को शिरोधार्य करना चाहिए। और यह करने की जो उनकी आदत होनी चाहिए वो अभ्यस्त होनी चाहिए। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ऑस्टिन के अनुसार वही सच्चा संप्रभु है जिसकी आज्ञा का पालन उस समाज के अधिकांश लोग स्वभावतः करते हों, अर्थात संप्रभु शक्ति राज्य के एक बहुत बड़े भाग से अपनी आज्ञा का पालन कराने की क्षमता भी रखती हो, अर्थात संप्रभु के प्रति आज्ञाकारिता स्थिर एवं निरंतर होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आज है और कल आपने उसकी अवज्ञा कर दी, अर्थात आज्ञा पालन जो है आपको आदत में शुमार हो जाए, वो स्थिरता उसमें हो और उसमें निरंतरता भी होनी चाहिए। ऐसा होना राज्य की एकता, अखंडता और स्थायित्व के लिए अनिवार्य है। चौथी महत्वपूर्ण विशेषता हम देखें, संप्रभु का आदेश ही कानून है। संप्रभु जो भी कहता है, संप्रभु जो भी आदेश देता है, उसे कानून के समान ही पवित्र माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि संप्रभु ही प्रत्येक प्रकार के कानून का स्रोत है। वह अपने अधीनस्थों को जो आदेश देता है वह कानून की भांति ही मान्य होता है। जो उसके आदेश का पालन नहीं करते वे कानून न मानने के दोषी होते हैं और दंड के भागी बनते हैं। ऑस्टिन ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यवहार तब तक कानून नहीं होता जब तक उसे संप्रभु द्वारा मान्यता प्राप्त न हो। तो यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता आपने देखी। नेक्स्ट है कि संप्रभु किसी अन्य सत्ता की आज्ञा पालन हेतु बाध्य नहीं है, अर्थात संप्रभु शक्ति जो है वो प्रत्येक राज्य में क्या है, श्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, उसके ऊपर अन्य कोई शक्ति नहीं होती। वह अपने समानांतर या अन्य कोई भी शक्ति की आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा। राज्य में उससे श्रेष्ठ या उससे ऊंची कोई दूसरी सत्ता हो ही नहीं सकती। संप्रभु किसी अन्य बाह्य सत्ता की आज्ञा पालन करने का इसीलिए अभ्यस्त नहीं होता, न तो वह आंतरिक मामलों में न बाह्य मामलों में किसी भी अन्य सत्ता की आज्ञा पालन करने का अभ्यस्त होगा,
न तो बाध्य होगा न किया जा सकता है। वास्तव में ऑस्टिन का संप्रभु हॉब्स के मरणशील ईश्वर का ही मूर्त रूप है। तो इस तरह आपने उनकी पांचवी विशेषता भी देख ली। छठी विशेषता है संप्रभु निरंकुश और असीम है। जब आपने संप्रभुता की विशेषताओं को जाना था, उसी समय एक महत्वपूर्ण विशेषता आपने देखा था कि संप्रभु निरंकुश है। यहां तक कि बुद्धा की भी परिभाषा आप याद कीजिए, बुद्धा ने भी कहा था कि संप्रभु क्या है, वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर किसी भी तरह की मर्यादा या सीमा नहीं है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता सिद्धांत में इस बात को स्पष्ट किया है, और उनके परिभाषा से यह बात स्पष्ट होती है कि संप्रभुता अमर्यादित, असीम, निरंकुश है और होना भी चाहिए। संप्रभु स्वयं कानून का स्रोत है, वह स्वयं कानून का आधार है, इसलिए वह कानून के ऊपर है। अतः किसी भी प्रकार के कानूनी बंधनों में वह सीमित या मर्यादित या नियंत्रण नहीं होता। इसलिए ऑस्टिन का संप्रभु पूर्णतः निरंकुश और अनियंत्रित है। उसको किसी की भी आज्ञा पालन करने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते। और अंतिम है संप्रभुता अविभाज्य है। सोवरेनिटी इज इनडिविजिबल। संप्रभुता अविभाज्य है। ऑस्टिन ने स्पष्ट किया है कि संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि संप्रभुता एक इकाई है। उसे एक से अधिक संस्थाओं में विभाजित करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि विभाजन का परिणाम उसका विनाश होगा। उन्होंने एक जगह ये बात कही थी कि ए डिवाइडेड किंगडम एंड्स इन ए रूइन, ए सिटी और होम डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैनॉट स्टैंड, एंड इफ ए शैतान इज कास्टिंग आउट शैतान, ही इज फाइटिंग हिमसेल्फ एंड डिस्ट्रॉइंग इट्स ओन आर्मी। अर्थात कोई भी ऐसा राज्य, कोई भी ऐसा समाज जिसमें विभाजन होता है, वो विनाश की गर्त में चला जाता है। उससे एकता और अखंडता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। उसके अस्थायित्व और निरंतरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः उन्होंने अपने सिद्धांत में यह स्पष्ट किया कि संप्रभुता अविभाज्य है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संप्रभुता की धारणा का ऑस्टिन ने कानूनी दृष्टिकोण से प्रतिपादन किया है। उनका जो संप्रभु है वो निश्चयात्मक है, स्वेच्छाचारी है, असीमित है, अविभाज्य है, सर्वव्यापक है तथा अस्थायी है। राज्य में सभी प्रकार के कानूनों एवं अधिकारों का वह अकेला एकमात्र का स्रोत है। अतः उनके अनुसार संप्रभु निरंकुश, अस्थायी और अदेय है। अन्य राजनीतिक सिद्धांतों की तरह ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत भी अपनी आलोचनाओं से बच नहीं सका। प्रमुख इतिहासवादियों, प्रजातंत्र के समर्थकों, अंतर्राष्ट्रवादियों तथा बहुलवादियों ने ऑस्टिन के संप्रभुता के इस अद्वैतवादी सिद्धांत की कठोर आलोचनाएं की हैं। इन आलोचकों में प्रमुख स्थान रखते हैं सर हेनरी मैन, लॉर्ड ब्राइस, ब्लंसली, जेम्स स्टीफन, मैकाइवर, टी.एच. ग्रीन, विलोबी, लास्की आदि। इन आलोचकों ने जिन विभिन्न आधारों पर ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना की है, उसमें प्रमुख आलोचना का आधार है निश्चित मानव प्रधान की धारणा भ्रामक। ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या के क्रम में या अपनी परिभाषा में जिस निश्चित मानव प्रधान की धारणा दी है, उसे आलोचकों ने पूर्णतः भ्रामक और तथ्यहीन कहा है। सर हेनरी मैन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्ली इंस्टीट्यूशंस में स्पष्टतः लिखा है कि इतिहास में कहीं भी हमें निश्चित मानव प्रधान जैसे किसी भी संप्रभु शक्ति का उदाहरण नहीं देखने को मिलता। इसलिए ऑस्टिन ने जो ये निश्चित मानव प्रधान की धारणा दी है, यह न केवल तथ्यहीन है
भ्रामक है, बल्कि इतिहास द्वारा समर्थित भी नहीं है। उन्होंने अपनी इसी पुस्तक में पंजाब के प्रसिद्ध और निरंकुश राजा रंजीत सिंह का उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि राजा रंजीत सिंह एक शक्तिशाली राजा थे। इनकी शक्तियों के ऊपर किसी भी तरह की मर्यादा या सीमा नहीं थी। फिर भी इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कोई भी ऐसा आदेश नहीं दिया जिन आदेशों को हम ऑस्टिन द्वारा परिभाषित संप्रभुता के कानूनी आदेश के रूप में माने। राजा रंजीत सिंह के शासन काल में वहां की प्रजा का जीवन रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों, सामाजिक परंपराओं, रूढ़ियों के द्वारा नियंत्रित थे, जिनमें उन्होंने कभी भी दखल नहीं दिया। इन्हीं तथ्यों के आधार पर सर हेनरी मैन ने लिखा है कि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि प्रभुसत्ता एक ही समय पर कई व्यक्तियों के हाथ में निहित होती है। दूसरी आलोचना का आधार देखें, कानून संप्रभुता की आज्ञा मात्र नहीं है। ऑस्टिन द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन कि संप्रभु के आदेश ही कानून होते हैं को आलोचकों ने त्रुटिपूर्ण और गलत माना है। संप्रभु ही कानून का एकमात्र स्रोत नहीं है, क्योंकि आधुनिक विधि शास्त्र के अनुसार भी रीति रिवाज, परंपराएं, न्यायाधीशों के निर्णय, न्यायाधीशों की टीकाएं, औचित्य पर आधारित राजकीय व्यवस्थापन आदि भी कानून के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। अतः यह कहना कि जो कानून है, जो संप्रभु का आदेश है, वही कानून है, यह पूर्णतः गलत है। ड्यूग्पी तथा क्रैब ने अपनी आलोचना के क्रम में यह स्पष्ट किया है कि संप्रभु कानून के ऊपर नहीं बल्कि कानून के अधीन ही है, वह स्वयं कानून की कृति है। इस तरीके से अगर ये आर्गुमेंट हम देखें तो हम पाएंगे कि ऑस्टिन का यह कहना कि कानून संप्रभु की आज्ञा मात्र है, यह गलत है। तो इस तरीके से हम तीसरी आलोचना देखें, शक्ति का अत्यधिक महत्व। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत में शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सत्ताधारी अपने आदेशों का पालन सख्ती के आधार पर करते हैं और यह सख्ती शक्ति के आधार पर होता है। ऐसा सोचना और ऐसा कहना नितांत गलत और वास्तविकता से परे है, क्योंकि अधिकांश जनता कानून का पालन दंड के भय से नहीं करते, बल्कि इस कारण करती हैं क्योंकि उनका मानना है कि कानून जनता की ही इच्छा की अभिव्यक्ति है और कानून उनके लिए, उनके समाज के लिए, उनके राष्ट्र के कल्याण के लिए अति आवश्यक है। तो इस सोच के आधार पर ही प्रत्येक देश में अधिकांश जनता जो है वो कानून का पालन करती है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए टीएच ग्रीन ने भी कहा है कि शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का प्रमुख आधार है। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का चौथा प्रमुख आधार है लोकप्रिय संप्रभुता की उपेक्षा। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर भी होती है कि वह लोकप्रिय संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता के विचारों की अवहेलना करता है। लोकतंत्र की यह मान्यता है कि अंतिम संप्रभु शक्ति जनता में निवास करती है। अल्टीमेट सोवरेनिटी रिजाइड्स इन द पीपल। अतः जनता की इच्छा ही राज्य में सर्वोपरि होती है। कानूनी संप्रभुता को अपने अस्तित्व के लिए राजनीतिक संप्रभुता के सम्मुख झुकना पड़ता है। मैकाइवर, डायसी तथा रीच जैसे विद्वानों ने इसी आधार पर ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की कठोर और कटु आलोचना की है। मैकाइवर ने तो यहां तक कहा है कि ऑस्टिन की विचारधारा उपनिवेशों के राजनीतिक जीवन पर लागू होती है,
क्योंकि इस विचारधारा की विषय वस्तु स्वामी दास संबंधों की व्याख्या मात्र है। आलोचना का पांचवां आधार हम देखें, ऑस्टिन के सिद्धांत में विरोधाभास। ऑस्टिन ने अपने सिद्धांत की व्याख्या के क्रम में यह बताया था कि संप्रभु का आज्ञा लोग आदतन करते हैं। यदि इस बात को हम सत्य मान लें तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ऑस्टिन के संप्रभु को निरंकुश शक्ति क्यों प्रदान करने की आवश्यकता पड़ी, और यदि वह निरंकुश शक्ति के आधार पर ही अगर बहुसंख्यक जनता उसकी आज्ञा का पालन करती है तो फिर इस आज्ञा पालन को हम स्वाभाविक या आदतन किया गया आज्ञा पालन कैसे मानेंगे। तो इस प्रकार यह सिद्धांत तो स्वयं ही विरोधाभास का शिकार हो जाता है। हम इसकी जो छठी आलोचना है वो देखें, अंतरराष्ट्रीयता के सिद्धांत के विपरीत। जैसा कि प्रारंभ में ही हमने कहा है कि इतिहासवादियों ने, अंतरराष्ट्रीयवादियों ने, लोकतंत्र के समर्थकों ने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की कटु आलोचना की है। तो इसी तरीके से अंतरराष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रीयता के समर्थकों ने भी ऑस्टिन के अद्वैतवादी सिद्धांत की आलोचना करते हुए यह माना है कि यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीयता की धारणा के सर्वथा विपरीत है। वह अंतरराष्ट्रीयता की भावना का सम्मान नहीं करता। वैश्वीकरण, वैज्ञानिक प्रगति तथा यातायात के और संचार के साधनों में जो विकास हुआ है उससे विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे के समीप आ गए हैं। वो इतने एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं कि एक दूसरे के बिना किसी भी राज्य की कल्पना करना लगभग असंभव हो गया है। तो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि एक राज्य की संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं विश्व जनमत से बहुत अधिक सीमित होती प्रतीत होती है। यदि सभी राज्य अपनी अपनी बाह्य संप्रभुता की धारणा का कठोरता से पालन करने लगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व समस्याओं का समाधान लगभग असंभव हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भ्रातृत्व, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के मार्ग में यह एक प्रमुख बाधा उत्पन्न करेगा। लास्की ने तो यहां तक कहा था कि अगर दो विश्व युद्ध को हम देखें तो इन दो विश्व युद्ध में जो सबसे प्रमुख उत्तरदायी कारण है वह है संप्रभुता का ही सिद्धांत। एक और विद्वान है नॉर्मन एंजल, इन्होंने अपनी पुस्तक अनसीन असैसिन्स में यह स्पष्ट कहा है कि संप्रभुता ही वह अदृश्य हत्यारा है जिसने पूरे विश्व को दो विश्व युद्ध के रूप में देखा है। आलोचक ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को प्रजातंत्र का विरोधी अथवा अलोकतांत्रिक सिद्धांत मानते हैं क्योंकि उनके अनुसार ऑस्टिन का संप्रभुता या संप्रभु किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, वह सिर्फ आज्ञा देता है और समाज के अन्य लोग उस आज्ञा का पालन आदतन करने लगते हैं। यह विचार प्रजातांत्रिक भावना के सर्वथा विपरीत है क्योंकि प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है, जनता स्वयं वहां संप्रभु होती है। परंतु ऑस्टिन जनता को संप्रभु इसलिए नहीं मानता चूंकि जनता निश्चित नहीं है, निश्चित मानव श्रेष्ठ की उसकी परिभाषा के परिधि में नहीं आता। अतः ऑस्टिन न तो जनता, न जनमत, न लोकप्रिय संप्रभुता, न सामान्य इच्छा, इस तरह की किसी भी चीज को संप्रभुता के दायरे में लाने से नकारता है। अतः आलोचक इसको प्रजातंत्र का विरोधी या अप्रजातांत्रिक धारणा कहते हैं। ये उसकी 7वीं आलोचना हो गई। 8वीं आलोचना के रूप में अविकसित समाज के लिए पूर्णतः अनुपयुक्त।
यदि यह मान भी लिया जाए, आलोचक कहते हैं कि यदि यह मान भी लिया जाए कि ऑस्टिन का संप्रभु जो है, या ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत विकसित देशों में या समाज में अंशतः लागू भी होता है या वह सही भी सिद्ध होता है, परंतु यह सिद्धांत अविकसित समाज के सर्वथा अनुपयुक्त है, क्योंकि ऐसे समाज में जो अविकसित हैं या विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, ऐसे समाज में समाज एवं शासन का संचालन परंपराओं, रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं और अनेक कर्म कांडों पर आधारित होता है, जिसका ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत में कोई स्थान नहीं है। अतः आलोचक कहते हैं कि ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत अविकसित समाज के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। अब आप देखें अंतिम आलोचना आलोचकों के द्वारा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुलवादियों का आक्षेप। वास्तव में बहुलवाद के विषय में कहा जाता है यह संप्रभुता के अद्वैतवादी या संप्रभुता के निरंकुश सिद्धांत के विरुद्ध ही पैदा हुआ था। इसमें अधिकांश जो बातें कही जाती हैं बहुलवाद में, वो संप्रभुता के सिद्धांत के विपरीत हैं। अतः बहुलवादियों का मानना है कि ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत पूर्णतः अव्यवहारिक है। संप्रभुता किसी निश्चित व्यक्ति में निवास नहीं करती, यह विभिन्न समुदायों एवं संघों में विभक्त होती है। प्रत्येक राज्य में अनेक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि संस्थाएं होती हैं जो मानव जीवन के विकास में उतनी ही आवश्यक होती हैं जितना कि राज्य आवश्यक होता है। लास्की, मैकाइवर, लिंडसे आदि ने संप्रभुता पर राज्य के एकाधिकार को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया है और माना है कि संप्रभुता विभाज्य है और ऐसा होना भी चाहिए। प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि समाज का संगठन चूंकि संघात्मक है, अतः सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी इन्हीं आलोचनाओं के कारण क्रैब आदि विद्वानों ने यह सुझाव दिया था कि राजनीतिक सिद्धांत से संप्रभुता शब्द को हटा देना चाहिए। लास्की ने तो 2 कदम आगे बढ़कर यह बात कही थी कि राजनीति विज्ञान के लिए वह शुभ घड़ी होगी, वह शुभ समय होगा जब संप्रभुता के पूरे सिद्धांत को त्याग दिया जाए। इस प्रकार ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत या संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का विशद और विस्तृत विश्लेषण के बाद हम पाते हैं कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के 4 महत्व दृष्टिगोचर होते हैं, जिन्हें राजनीतिक चिंतन में उनकी महत्वपूर्ण देन के रूप में जाना जाता है। पहला, राज्य एकमात्र कानून का स्रोत है। दूसरा, कानून केवल राज्य द्वारा ही लागू किया जा सकता है। देश और समाज में ऐसी कोई भी संस्था नहीं होती जो राज्य की तुलना में अपने द्वारा निर्मित किसी भी कानून को व्यवहारिक रूप से, कठोर रूप से लागू कर सके। तीसरी महत्वपूर्ण देन, समुदाय राज्य के समतुल्य नहीं है। यह भी सत्य है कि किसी भी देश में, किसी भी समाज में या राजनीतिक समाज में भी विभिन्न तरह के समुदाय होते हैं, उनका महत्व भी होता है, परंतु ये सभी समुदाय राज्य की तुलना में निकृष्ट होते हैं, राज्य के समकक्ष नहीं माने जाते, क्योंकि राज्य के पास एक ऐसी शक्ति होती है जो अन्य समुदायों में नहीं होती, और वो क्या है? वो संप्रभु शक्ति है। इसलिए समुदाय राज्य के समतुल्य नहीं है। और चौथा जो उसका महत्व है वो ये है कि ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता की अद्वैतता और अविभाज्यता के माध्यम से देश और राष्ट्र में एकता पर बहुत ज्यादा बल दिया है। यह राजनीतिक चिंतन में उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। इस प्रकार ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के पिछले स्लाइड्स में जो हमने विश्लेषण और जो हमने उसकी चर्चा की,
उन सब के आधार पर हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या विधेयात्मक कानून के आधार पर की है। ऑस्टिन के सिद्धांत की अधिकांश आलोचनाएं भ्रांति के कारण या सिद्धांत को ठीक से नहीं समझने का ही परिणाम है। संप्रभुता पर व्यवहारिक रूप से कुछ सीमाएं हो सकती हैं, परंतु कानूनी दृष्टिकोण से कोई सीमा नहीं हो सकती। वास्तव में हॉब्स, रूसो और बेंथम के अद्वैतवादी विचारों को क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप प्रदान करने का एकमात्र श्रेय जॉन ऑस्टिन को ही जाता है। अंततः हम इस बात को यहां व्याख्यायित कर सकते हैं कि ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत पूर्णतः तार्किक, मौलिक और स्पष्ट है। इसकी महत्ता आज भी स्वीकार की जाती है। आज भी यह सिद्धांत राजनीति विज्ञान एवं विधि शास्त्र के विद्वानों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। राजनीतिक चिंतन को ऑस्टिन की सबसे महत्वपूर्ण देन थी, जैसा कि मैक्सी ने कहा है, अपने आधुनिक रूप में प्रभुसत्ता का सिद्धांत। इस स्लाइड में दिए गए लिंक्स फॉर फर्दर रीडिंग्स और रेफरेंसेस के द्वारा आप ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की और गहराई से अध्ययन कर सकते हैं, उसका और सारगर्भित विश्लेषण कर सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, पिछले स्लाइड्स में हमने जो भी संप्रभुता के सिद्धांत के विषय में जाना है, समझा है, उसका एक संक्षिप्त मूल्यांकन हो जाए। आपके समक्ष मैं कुछ प्रश्न रखता हूं और उसके ऑप्शंस भी दूंगा। आपके लिए पहला प्रश्न है, संप्रभुता का अद्वैतवादी या एकलवादी सिद्धांत हेतु अंग्रेजी के मोनिज्म शब्द का प्रयोग होता है। यह मोनिज्म शब्द किस भाषा के मोनोस शब्द से बना है? ऑप्शन ए फ्रांसीसी भाषा, ऑप्शन बी यूनानी भाषा, ऑप्शन सी लैटिन भाषा और ऑप्शन डी रोमन भाषा। सही उत्तर है यूनानी भाषा। दूसरा सवाल आपके लिए, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के समर्थकों ने निम्न में से किसको संप्रभुता की आवश्यक विशेषता नहीं माना है? पहला ए ऑप्शन है अविभाज्यता, बी है अस्थायित्व, सी ऑप्शन है अदेयता और डी ऑप्शन है आपके लिए अविभाज्यता। इसका सही उत्तर है बी अस्थायित्व। तीसरा प्रश्न मैं आपकी तरफ उछालता हूं। ऑस्टिन की महत्वपूर्ण एवं बहुचर्चित कृति लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1720, ऑप्शन बी 1832, ऑप्शन सी 1862, ऑप्शन डी 1836। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1832। ऑस्टिन का जन्म इंग्लैंड में 1790 में हुआ था। यह असत्य है या सत्य है? तो इसका उत्तर है कि यह सत्य है। आपके लिए अंतिम प्रश्न, संप्रभुता एक निश्चित मानव श्रेष्ठ या मानव प्रधान के पास होती है, किसका मानना है? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी बोदा और ऑप्शन डी लास्की। सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑस्टिन। इस तरह से हमने आज ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का विश्लेषण कर लिया, उसकी जानकारी प्राप्त कर ली। इस वीडियो व्याख्यान को
तैयार करने में, बनाने में, इसको परिमार्जित और परिशोधित करने में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न टीम बनाए गए थे। उन सभी टीम को, उन सभी टीम के मेंबरान को, सदस्यों को मैं डॉक्टर अमरजीत सिंह बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। आपके सहयोग और आपकी सहायता के बिना यह वीडियो व्याख्यान शायद इतना उम्दा नहीं बन पाता। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आज के इस वीडियो व्याख्यान को देख रहे, समझ रहे अपने छात्र छात्राओं के प्रति भी मशकूर हूं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।